अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रिमिनल लॉ में बात करेंगे मंशियात के केसेस पे कि क्यों जो इतने ज़्यादा केसेस हैं वो बरी हो रहे हैं, चाहे वो केसेस एएनएफ के हैं या पंजाब पुलिस के हैं। तो उनमें क्या चीज़ है, क्या डेफिशिएंसी आती है एविडेंस में जो इतने ज़्यादा जो केसेस हैं वो बरी हो रहे हैं। और इसमें ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं अब इन केसेस को प्रूव करने के लिए। तो इनको वन बाय वन आज हम इस लेक्चर में देखते हैं। ये पीआईडी 2022 है लाहौर हाई कोर्ट की, ये मुल्तान बेंच की है। तो इसमें हाई कोर्ट ने मंशियात के केसेस के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बताई हैं कि कौन सी चीज़ें होंगी, चाहे वो केसेस एएनएफ के होंगे या पंजाब पुलिस के होंगे। तो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कौन से स्टेप हैं जो एक मंशियात के केस को सजा दिलवाने के लिए ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो जो मुल्ज़म जो एविडेंस है उसमें डाउट होगा और डेफिनेटली डाउट जो है वो मुल्ज़म के हक में जाता है। तो इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ हाई कोर्ट ने बताई वो है चेन ऑफ सेफ कस्टडी। तो सबसे पहले हम चेन ऑफ सेफ कस्टडी को देखेंगे कि ये है क्या चीज़ और इसको कैसे प्रूफ करना है हमने। चेन ऑफ सेफ कस्टडी की अगर बात करें तो हाई कोर्ट ने इसी जजमेंट के पैरा नंबर 10 में बताया कि चेन ऑफ सेफ कस्टडी है कि और ये कब कहाँ से शुरू होगी और कहाँ जाके एंड होगी। तो इसका जो दरमियानिया है वो चेन ऑफ सेफ कस्टडी कहलाएगा। तो उसमें सबसे पहले जो है, अगर कोई भी एएनएफ के पुलिस वाले या पंजाब पुलिस वाले किसी मंशियात को पकड़ते हैं तो उसमें जो पहला स्टेप है चेन ऑफ सेफ कस्टडी का, उसको पकड़ना, सीज करना और एक सैंपल जो है उसको अलहदा करना। दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि उसको सेफली जो है वो प्लेस ऑफ रिकवरी से स्टोर रूम में पहुंचाना। स्टोर रूम माल खाना, जिसको थाना कल्चर में माल खाना कहते हैं, तो उसको माल खाना पहुंचाना। तीसरा स्टेप जो है वो है सैंपल को सेफली लेबोरेटरी पहुंचाना, जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है लाहौर में। और चौथा जो स्टेप है वो ये है कि जो बाकी जो माल मुकदमा है उसको कोर्ट के सामने पेश करना एविडेंस के दरमियान। तो इन चारों चीजों को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि ये चेन ऑफ सेफ कस्टडी है, इसको प्रूफ करना बहुत जरूरी है। अगर ये प्रूफ नहीं होती तो इसमें डाउट आ जाता है जो मुल्ज़म के हक में जाता है। तो अब हम नीचे देखेंगे कि चेन ऑफ सेफ कस्टडी को कौन सा लॉ डील करता है और चेन ऑफ सेफ कस्टडी को प्रूफ करने के लिए क्या क्या स्टेप होंगे, कौन कौन से विटनेस पेश करेंगे। तो इन सारी चीजों को हम जो है वन बाय वन नीचे डिस्कस करते हैं। रेलिवेंट लॉ के हवाले से अगर बात की जाए तो इसको कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस रूल्स 2001 और पुलिस रूल्स 1934 चैप्टर 22 और इसके रूल जो हैं 11, 49, 70 और 72 जो हैं इसको डील करते हैं। इसमें आप ये देखें कि जो रूल 11 है, ये जो है ये पुलिस की रोल कॉल, आप इसको हाजिरी कह सकते हैं, उसके मतलब इसको डील करता है। और इसके बाद जो रूल 49 है ये एक रजिस्टर को डील करता है, रजिस्टर नंबर 2 को। तो वहां पे जो रूल है इसमें लिखा गया है कि ऐसे कौन से मैटर हैं जो आके रजिस्टर नंबर 2 में आके एंटर करने होते हैं। तो रजिस्टर नंबर 2 के आगे तफसील भी कुछ देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज एंटर करेंगे मंशियात के केसेस के हवाले से। इसी तरह ये रूल 70 है, रूल 70 जो है ये रजिस्टर नंबर 19 को डील करता है। और इसी तरह रूल 72 है, रूल 72 जो है ये रोड सर्टिफिकेट को डील करता है। और इसी तरह एक और रूल है, रूल 1 है, चैप्टर 24 है, ये एफआईआर के को डील करता है। तो अब अगर हम इसको कलेक्टिवली देखें तो ये सारी चीजें जो हैं हाई कोर्ट ने कहा जी कि देखें, हो सकता है कि एक बंदा अगर ड्यूटी पे ना हो, छुट्टी पे हो, तो उसका नाम जो है वो रेडिंग पार्टी में हो। और दूसरा जो है ये जो हो सकता है कि उसने आकर रजिस्टर नंबर 2 में एंट्रियां ना की हों। और ये भी हो सकता है कि जो रजिस्टर नंबर 19 है या रोड सर्टिफिकेट का रजिस्टर है, इसमें कोई एंट्रियां ना हुई हों। तो इसलिए हाई कोर्ट ने इन जो है ये रूल्स जो हैं इनका हवाला दिया है इस जजमेंट में। तो अब देखते हैं कि कौन सी जो स्टेप हैं जो सेफ चेन ऑफ कस्टडी को प्रूफ करने के लिए लिए जाएंगे। तो उनमें जो सबसे पहले है वो है रजिस्टर नंबर
तो रजिस्टर नंबर 2 की देखते हैं रिक्वायरमेंट्स को, उसमें क्या क्या चीजें हम इंटर करेंगे तो वो जो है हमारी सेफ चेन ऑफ कस्टडी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चेन ऑफ सेफ कस्टडी की अगर बात करें तो सबसे पहले जो हाई कोर्ट ने कहा है जी कहाँ से जो इसको जो प्रूफ करने के लिए कहाँ से प्रोसेस शुरू होगा, तो ये जो है रजिस्टर नंबर 2 है, जो पहले मैंने डिस्कस कर दिया रेलिवेंट लॉ के अंदर। तो ये जो रजिस्टर नंबर 2 है ये बहुत अहमियत का हामिल हो गया है। तो हाई कोर्ट कहती है कि कोई भी बंदा जो भी थाने में आता है वो अपनी आमद या अराइवल वहां पे रजिस्टर नंबर 2 में उसकी एंट्री करेगा। एंट्री के साथ अपना टाइम लिखेगा लिखेगा मैं कि इतने बजे आया हूँ, ठीक है, और साथ में अपने सिग्नेचर करेगा और जो अपनी स्टैंप है वो भी लगाएगा। और इसी तरह कोई भी ऑफिसर जो है वो थाने से बाहर जाने लगता है, चाहे वो कोई रेड कंडक्ट करने के लिए जाना चाह रहा है या उसको कुछ स्पाई इंफॉर्मेशन मिली है या किसी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से वो थाने से बाहर जाना चाह रहा है, तो वो जो अपनी डिपार्चर है, अपनी रवानगी है, वो रजिस्टर नंबर 2 में एंटर करेगा और एंटर भी उसी तरीके से करेगा जिस तरह उसने अपनी आमद की है। वहां पे वो अपने साइन करेगा, बताएगा कि मैं 6 बजकर इतने मिनट पे यहाँ से जा रहा हूँ, और ये भी बताएगा कि मैं किस मकसद के लिए जा रहा हूँ, मतलब हो सकता है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा हूँ, तो वहां पे नोट करेगा कि मैं फलां केस में फलां जगह पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा हूँ। या अगर स्पाई इंफॉर्मेशन है तो वो बताएगा जी मैं वहां मुझे स्पाई इंफॉर्मेशन आई है तो इस वक्त मैं वहां पे रेड कंडक्ट करने जा रहा हूँ या वहां पे कोई नाका लगाने जा रहा हूँ। तो ये जो चीज है, ये सारी चीजें जो हैं ये उसने वहां पे रोज नामचा रजिस्टर में जो रजिस्टर नंबर 2 है उसमें उसने एंटर करनी है हर सूरत में। इसके साथ साथ जो स्टेशन क्लर्क है या उसको हम मुहर्रर कह सकते हैं, तो उसकी भी ड्यूटी है जब भी कोई ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल थाने में आएगा तो वो उसकी एंट्री नोट करेगा और खुद लिखेगा कि ये जो ऑफिसर है ये किस केस के हवाले से कहाँ था या उसकी नेचर ऑफ ड्यूटी लिखेगा कि, और ये भी लिखेगा कि ये किस केस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करने गया था या ये रेड कंडक्ट करने गया था या किसी और काम से गया था ये, या ये अभी अपनी ड्यूटी पे वापस आया है, तो वो नेचर ऑफ जो उसकी अराइवल है वो उसमें लिखेगा। अगर कोई बंदा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गया है तो जो मुहर्रर है वो उसमें लिखेगा कि ये बंदा फलां केस में जो है ये वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने गया था। मुहर्रर जो है वो आके इसमें सारी डिटेल और भी कुछ लिखेगा। हो सकता है कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो किसी बंदे को गिरफ्तार करके लाता है तो वो भी उसमें एंट्री करेगा कि जनाब फलां ऑफिसर जो है उसने फलां बंदे को गिरफ्तार करके लाया है थाने में तो वो इस वक्त पहुंचा है। इट्स मीन कि वो उसकी नेचर ऑफ ड्यूटी या उसकी प्रिसाइज स्टेटमेंट उसकी लिखेगा उसके वर्क की, जो बंदा जो भी थाने में दोबारा आता है ड्यूटी, या हो सकता है वो किसी ड्यूटी पे वापस आ रहा हो, या हो सकता है कि वो कोई रेड कंडक्ट करके आ रहा हो या कोई और ऑफिशियल ड्यूटी से फारिग होकर आ रहा हो सकता है कि वो रोड सर्टिफिकेट के साथ माल मुकदमा जमा करवाने गया हो तो उसकी भी तो आमद हो सकती है। तो इस तरह जो भी थाने में ऑफिशियली तौर पे आते हैं तो उसकी जो एंट्री है वो मुहर्रर ने भी करनी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें केस प्रॉपर्टी की, तो केस प्रॉपर्टी जो है उसको मौके पे ही जो है वो सील किया जाता है और सील करने के साथ साथ उस पे स्टैंप भी लगाई जाती है, और स्टैंप लगाने के बाद जब उसको प्रॉपरली सिक्योर कर लिया जाता है तो उसको सेफ कस्टडी के लिए जो है वो स्टोर रूम या माल खाना कह दें तो वहां पे उसको भेजा जाता है ताकि ये सेफ रहे और चेन ऑफ सेफ कस्टडी में कोई इशू ना बने। अब इस रजिस्टर नंबर 19 की बात करते हैं। जैसे ही ये जो है केस प्रॉपर्टी है ये थाने जाएगी तो इसकी जो मुतलका माल खाने का इंचार्ज होगा, मुहर्रर होगा, तो वो इसकी एंट्री करेगा रजिस्टर नंबर 19 में। रजिस्टर नंबर 19 जो है वो माल मुकदमे को ही डील करता है कि कौन सा किसी भी केस का माल मुकदमा हो तो उसकी जो एंट्री है वो रजिस्टर नंबर 19 में हर सूरत में होगी और जरूर होगी। इसी तरह अगर कोई मंशियात जो है वो पकड़ी जाती है तो जब वो वापस थाने पहुंचती है तो जो मुहर्रर है वो उसकी एंट्री रजिस्टर नंबर 19 में हर सूरत में करेगा। और इसके बाद अगर कोई इसका सैंपल जो है एक हो, चार हो, कितने भी हों, तो जब वो
उसको लैब में भेजते हैं, तो उसकी भी जो है वो एंट्री वहाँ पे रजिस्टर नंबर 19 में होगी, तफसील के साथ होगी, किस बंदे कौन ले गया है, किस वक्त ले गया है और किस तारीख को ले गया है। इसी तरह अगर हम नंबर 19 के बाद जो बारी आती है वो है रोड सर्टिफिकेट की। कौन सा रोड सर्टिफिकेट की? वो रोड सर्टिफिकेट जिसके जरिए जो है पार्सल जो है, सैंपल पार्सल जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है लेबोरेटरी को, कि आया कि ये वाकई मनशियात है या कोई और चीज है। तो रोड सर्टिफिकेट को भी जो अब कोर्ट्स हैं वो बहुत अहमियत दे रही हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो बंदा लेके जा रहा होता है, उसका बयान वो जब आके बयान देता है तो वो कहता है जी मैंने तो जी 6 तारीख को जमा करवाया, जबकि रोड सर्टिफिकेट के बैक पे जो रिसीविंग की स्टैंप होती है PFSA की, तो वो वहां पे लिख आई होती है कि 4 को। तो फिर हाई कोर्ट कहती है कि ये क्या बात हुई, कि ये इस मुकदमे का तो PFSA कहती है कि 4 को जमा हो गया, अब ये जो 6 को कह रहा है, ये जो विटनेस है कि मैंने 6 को जमा करवाया, वो किस मुकदमे का कराया? तो ये चीज जो है ये डाउट पैदा करती है, और ये जो सेफ चेन ऑफ कस्टडी है इसको जो है डिस्टर्ब करती है, इसका जो चेन है इसको अनचेन करती है। तो इस हवाले से अब जो है हाई कोर्ट कहती है कि एक तो रोड सर्टिफिकेट को प्रॉपरली देख के आईओ को उसके बयान लिखने चाहिए, और दूसरा इस रोड सर्टिफिकेट को जो है वो फाइल का जरूर हिस्सा बनाना होगा। जो भी मनशियात का चालान आएगा, चाहे वो ANF के थाने का होगा या पंजाब पुलिस के थाने का होगा, तो उसमें जो है रोड सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी तौर पे उसकी कॉपी फ्रंट और जो बैक है जहाँ पे रिसीविंग होती है वो फाइल का हिस्सा होगी। देखते हैं कि मंशियात के केसेस में किस किस पुलिस ऑफिसर की जो है वो स्टेटमेंट लिखी जानी चाहिए लाजमी तौर पे, टू प्रूफ द सेफ चेन ऑफ कस्टडी को। तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट जो लिखी जानी चाहिए उसमें नंबर 1 पे है जो रिकवरी मीमो को जिन्होंने टेस्ट किया हो, जिनकी मौजूदगी में रिकवरी हुई हो, और जिसने रिकवरी की हो या जिसने सैंपल बनाए हो, तो उसका जो स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो ट्रांसमिट करता है जो पार्सल को प्लेस ऑफ अकरेंस से या क्राइम सीन से माल खाने या स्टोर रूम तक पहुंचाता है, उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। जो वहां पे रिसीव करता है केस प्रॉपर्टी को और उसको सेफली स्टोर रूम में रखता है, उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद जो ये माल खाने में रखता है, जब वो उसको हैंड ओवर करता है ट्रांसमिशन के लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए, तो उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। और उसके बाद जो है जो कंप्लेंट इस्तगासा जिसको कहते हैं, वो जो क्राइम सीन से लेकर थाने जाता है FIR के लिए, उसका बयान होना चाहिए, और जो FIR देता है उसका बयान होना चाहिए। तो इन लोगों का जो है ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनका जो है ये लाजमी तौर पे होनी चाहिए, और ये स्टेटमेंट्स कौन कौन से लोग देंगे ये अब हम नेक्स्ट इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। जी डिस्कस करते हैं कि फाइनल लिस्ट क्या हो सकती है विटनेसेस की एक मंशियात के केस में। तो इसमें जो है ये जो रिकवर करता है, जो टेस्ट करता है रिकवरी मीमो को, ये कोई भी ऑफिशियल हो सकता है या कंप्लेनेंट हो सकता है। इसके बाद जो इसके पार्सल बनाता है वो कंप्लेनेंट होगा, वो उसकी स्टेटमेंट होगी इस मंशियात के केस में। उसके बाद जो पार्सल को ट्रांसमिट करता है क्राइम सीन से लेकर स्टोर रूम में, वो डेफिनेटली आईओ होगा। उसके बाद जो केस प्रॉपर्टी को रिसीव करता है और माल खाने में रखता है, ये स्टेशन क्लर्क होगा, मुहर्रर होगा। और उसके बाद जो है मुहर्रर जो है जब वो ट्रांसमिट के लिए PFS से हैंड ओवर करेगा किसी भी ऑफिशियल के, तो वो कोई भी ऑफिशियल हो सकता है, तो वो उसका मुहर्रर का बयान और जो ऊपर लेके गया है उसका जो बयान है वो भी लिखा जाएगा। इसमें मजीद जो विटनेस और हो सकते हैं वो हैं, इसमें जो है कंप्लेंट लेके आता है थाने में वो, और जो उसको आगे जो उस पे FIR दर्ज करता है वो। तो ये जो कंप्लेंट लेके आता है ये रेडिंग पार्टी का कोई भी ऑफिशियल हो सकता है, जो कंप्लेंट को FIR फॉर्म में लिखता है, राइट डाउन करता है, जो कि रूल 1 चैप्टर 24 के तहत करता है, तो वो उसका भी जो है वो विटनेस में नाम होगा।
और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा जिसने सारी इन्वेस्टिगेशन की होगी, चालान प्रिपेयर किया होगा। तो ये सारे जो बंदे हैं, ये हो सकता है जब ये फाइनल लिस्ट बनाए तो हो सकता है ये 6 बने, 5 बने, 7 बने, क्योंकि अब देखिए मुहर्रर ने जो है वो मार मुकदमा लिया, फिर दिया, उसने FIR भी दी। तो इसी तरह जो है ये 3 काम तो एक बंदे ने कर दिए। तो इस तरह हो सकता है कि ये जो विटनेस की लिस्ट है वो 5, 6 या 7 पे हो। तो जो फाइनल लिस्ट है वो इन लोगों पे जो है वो मुश्तमिल होगी। अगर हम बात करें प्रोसिक्यूटर्स की ड्यूटीज पे, तो जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देता है तो वो उसको एक चालान की फॉर्म में जो है मुतलका जो उनका प्रोसिक्यूटर होता है वो वहाँ पे उनको चालान जमा कराया जाता है ताकि प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं वो उसकी स्क्रूटनी करें। प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के तहत जो है उसकी स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी वो किस लिए करते हैं कि वो उसको लाइन अप जो एविडेंस है, जो हालात वाक़यात हैं, उसके मुताबिक जो है वो उसको जो एविडेंस है उसको लाइन अप करने के लिए उसकी स्क्रूटनी करते हैं। और कहीं से अगर लाइन अप नहीं हो रही तो वो आईओ को वहाँ पे पूछते हैं, उस एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि ये जो यहाँ पे जो खामी है ये किस लिए है, क्या इसको फिल क्यों नहीं आपने पहले किया। तो प्रोसिक्यूटर साहिबान जो हैं जब ये चालान मनशियात का चेक करेंगे इस जजमेंट की रोशनी में, तो वो जो है वो रजिस्टर नंबर 2 की एंट्रियां, रजिस्टर नंबर 19, रजिस्टर नंबर 21 को इनकी जो एंट्रियां हैं ये भी देखेंगे, और जो उनकी स्टेटमेंट लिखी होंगी 161 CRPC के तहत तो वो भी देखेंगे और उनको मैच करेंगे कि क्या कोई तारीख का इशू तो नहीं आ रहा। हो सकता है जी मुहर्रर साहब कह रहे हो जी मैंने तो 4 को ए के हवाले कर दिया, ए कहता है जी मैंने 5 को पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जमा करवा दिया। अब जब रोड सर्टिफिकेट के पीछे जो स्टैंप है उस पे अगर हो सकता है उस पे स्टैंप पे ये हो कि जी इसने तो 5 को नहीं जमा करवाया, इसने 6 को करवाया है। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो एक एविडेंस को लाइन अप नहीं करती हैं चेन ऑफ सेफ कस्टडी को प्रूफ करने के लिए, तो ये जो प्रोसिक्यूटर साहिबान हैं पूरे पंजाब में वो इस चीज को देखेंगे कि ये जो प्रोसीजर जो है अब हाई कोर्ट ने बता दिया है PLD 2022 में, तो ये फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। अब तो हाई कोर्ट ने खुद कह दिया है कि ये क्राइटेरिया है एक मंशियात के केस को प्रूफ करने के लिए, सजा देने के लिए। तो अब तो ये जो है बहुत इजी हो गया है प्रोसिक्यूटर साहिबान के लिए कि वो सीधा उनको कहें जी ये जो क्राइटेरिया है इसके मुताबिक जो है वो चालान बनाकर लाएं, ताकि जो है एक सेफ चेन ऑफ कस्टडी को प्रूव किया जाए ताकि मुलजम को सजा हो सके। तो उसके बाद जो हाई कोर्ट ने मजीद ये भी कहा कि जो प्रोसिक्यूटर है वो जो अपनी ड्यूटी है वो फेयरली करे, होनेस्टली करे, जो एक्ट के तहत उसको उसके जिम्मे लगाई गई हैं। अच्छा, ये जो पुलिस ऑफिसर की प्रोसीडिंग्स होती हैं, कार्रवाई होती है मौके पे, तो उसको ब्रीफली थोड़ा सा देखते हैं कि ये कार्रवाई है क्या और किसका क्या क्या किरदार है। क्योंकि बाद औक़ात मैंने देखा है केसेस में ऐसे होता है कि जब रिकवरी वाले अगवाहान एविडेंस दे रहे होते हैं या जिरा उन पे हो रही होती है तो वो ऐसी बातें कर जाते हैं जो कंट्राडिक्ट करती हैं। तो एक जो सीन होता है पूरा उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि प्लेस ऑफ अकरेंस पे क्या सीन हो सकता है और क्या क्या किसी का किरदार है वहां पे। तो उसमें सबसे पहले जो है जब एक बंदा जो है वो कंप्लेंट, पुलिस ऑफिसर जो है वो कंप्लेंट लेके जाता है वहां पे थाने में, FIR करिए, तो बाकी जो हैं पुलिस ऑफिसर, रेडिंग पार्टी जिन्होंने रिकवर की वो चर्च वो मौके पे ही रुकेंगे जब FIR होती है। और FIR होने के बाद जिसको तफ्तीश मार्क होती है वो पुलिस फाइल के साथ मौके पे पहुंचेगा, और जो कंप्लेंट लेके गया है वो भी वापस मौके पे आएगा। तो जो जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस फाइल के साथ मौके पे आएगा तो जो कंप्लेनेंट है जिसके पास जिसने रिकवरी मीमो तैयार किया है और जिसकी कस्टडी में मुलजम है, ठीक है जी, और जिसके पास माल मुकदमा है, वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो आके उससे माल मुकदमा रिसीव करेगा, रिकवरी मेमो रिसीव करेगा। रिकवरी मेमो के ऊपर जो है वो केस FIR नंबर लिखेगा कि जी इस रिकवरी मेमो जिसमें ये रिकवर हुई है उसमें अब ये केस FIR नंबर है, और मुलजम को बाज़ाब्ता जो है वो अरेस्ट करेगा और उसको अपनी जो पुलिस डायरियां हैं उसमें मेंशन करेगा। उसके बाद जो है वो रिकवरी के विटनेस लिखेगा,
اس کا جو کمپلینٹ لے کے گیا ہے اس کا بھی بیان موقع پہ ہی لکھے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے نکلے گا اور ملزم کو آ کے حوالات میں بند کرے گا، مال مقدمہ جو ہے وہ محرر کے حوالے کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کاروائی ہوتی ہے۔ تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کورٹس میں، کہ جو وٹنس آتے ہیں وہ کبھی وہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کو کمپلیننٹ نے جو ہے وہ چرس جمع کروائی اس نے محرر کے پاس، کبھی وہ کہتے ہیں جی وہ ملزم کو اس نے۔ اصل جو ایپیسوڈ ہے وہ یہ ہے کہ آئی او نے ہی جب اس نے باضابطہ وہاں پہ اریسٹ کر لیا تو مال مقدمہ بھی اسی کے پاس ہوگا اور ملزم بھی اسی کے پاس ہوگا۔ تو مال مقدمہ آئی او آ کے جمع کروائے گا، اور جو بند حوالات ملزم کو کرے گا وہ بھی آئی او ہی کرے گا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ پولیس افیشر کو آپ اپنے ذہن میں کلیئر کر لینی چاہیے کہ یہ جو ایک منشیات کے کیس میں ہے یہ اس طرح ایک ایپیسوڈ چلتی ہے اور اس طرح یہ ایک جو ہے کاروائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ جی یہ ایک سوال پوچھا گیا تھا پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ کیا جو پولیس آفیشرز ہوتے ہیں جو ریڈ میں یا منشیات کے کیسز میں ہوتے ہیں کیا ان کا ڈیٹا منگایا جا سکتا ہے؟ تو اس میں نے تھوڑی سرچ کی، سیکشن 94 جو ہے سی آر پی سی کا پڑھا، تو اس میں جو ہے یہ ابھی ریسنٹلی ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہے۔ اس میں فیکٹس یہ تھے کہ ملزم نے پہلے دن سے پلی لی ہوئی تھی کہ یہ دو جو ریکوری والا اور کمپلیننٹ ہے یہ موقع پہ نہیں تھے، اس نے اپلیکیشن دے دی، سیشن کورٹ نے ریجیکٹ کر دی، وہ ملزم جو ہے وہ ہائی کورٹ آ گیا، ہائی کورٹ نے کہا جی جو ہے سیف جسٹس کے لیے یہ اگر کوئی ملزم اپلیکیشن دے رہا ہے تو جو ڈیٹا ہے وہ پولیس آفیسر کا منگایا جا سکتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ سیشن کورٹ کا آرڈر سیٹ اسائڈ کیا گیا، ملزم کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا گیا اور یہ ڈائریکشن دی گئی کہ جو اپلیکیشن میں جن پولیس آفیسرز کا جو ڈیٹا ریکویسٹ کر رہا ہے ملزم اس کو منگوا کے اس کو دیکھ کے تو کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ تو اب یہ دیکھیں، اب یہ رجسٹر نمبر 19 کے ساتھ رجسٹر نمبر 2 کے ریکوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ اب ایک یہ نئی چیز بھی آ گئی ہے کہ جو پولیس آفیسرز ہیں ان کا ڈیٹا بھی کورٹ چیک کر سکتی ہے۔ تو اب یہ سزا دلوانے کے لیے اسٹیٹ کو منشیات کے کیسز میں کافی ٹف ہو گیا ہے، لیکن اگر یہ سارے ضابطہ طریقہ کار اور سارے ریکوائرمنٹس جو میں نے اوپر ڈسکس کی ہیں یہ اگر پوری ہو جائیں تو ہوپ فلی اس میں کافی چانسز ہیں کہ جو اس کے ملزم کو سزا ہو سکے۔ اب بہت شکریہ آپ لوگوں کا، چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، کر دیجئے گا اور لائک بھی کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔